नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज बात होगी नए जिहाद पर शुरू हुए नए कलेश की। आपने अब तक बहुत सारे जिहाद के नाम सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस जिहाद का शब्द ट्रेंड कर रहा है, कई हिंदू संगठन ये आरोप लगाते हुए मुसलमानों को जिम में ट्रेनर नहीं रखने की मांग कर रहे हैं। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्या है जिम जिहाद। बांग्लादेश में अब तक आपने आतंकियों को आजाद होते हुए देखा, आतंकियों को नफरती भाषण देते हुए देखा। अब कुछ दिनों में हो सकता है आप आतंकियों को चुनाव लड़ते हुए भी देखेंगे। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी पार्टी पर चुनाव वाले बैन को हटा लिया है, रजिस्ट्रेशन को बहाल कर दिया गया है। आपको बताएंगे बांग्लादेश किस राह पर जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अब ड्रोन वाले मोड में आ चुका है। यूक्रेन ने ट्रक वाले ड्रोन से रूस के अंदर घुसकर हमले किए हैं। यूक्रेनी विध्वंसक ड्रोन अटैक के बाद रूस का बदला प्लान भी तैयार है। कीव समेत 100 सैन्य ठिकाने उसके टारगेट पर हैं। सत्ता में अब आपको मैदान जंग में ड्रोन इनोवेशन वाली पूरी स्टोरी बताएंगे। सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र 10 मिनट पर डिलीवरी करने वाली ऐप पर भरोसा करते होंगे, लेकिन अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जेप्टो के फफूंद वाले सच से कई सवाल उठ रहे हैं। जेप्टो की एक यूनिट का लाइसेंस भी सस्पेंड हो चुका है। यह खबर आप मिस मत कीजिएगा। एक राजनीतिक अपडेट भी आपको दे दें। 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुटा है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त इसी महीने में बिहार का दौरा करेंगे। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से बुरा हाल है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से बड़ा नुकसान हुआ है। मणिपुर में भी हालात बदतर हैं। इम्फाल में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग प्रभावित हैं। सत्ता के न्यूज मित्रों को कोरोना वाला अपडेट भी दे दें। कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 केस हैं। 28 की मौत हो चुकी है। 10 से 15 गुना मामले बढ़े हैं। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। आपने गौर किया होगा, जब तक भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चल रहा था, तब तक आपने ऐसी कोई खबर नहीं देखी होगी जिसमें धार्मिक क्लेश हो, क्योंकि तब देश के 140 करोड़ लोगों का एक ही धर्म था और वो था राष्ट्रवाद। लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव में कमी आई है, देश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़कने लगी है। और फिलहाल इस का नया सेंटर है मध्य प्रदेश, जहां एक नए जिहाद की एंट्री हुई है। अब तक आपने कई तरह के जिहाद की खबर देखी भी है और सुनी भी होगी। आपने लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद के बारे में पढ़ा होगा। चुनाव के वक्त में वोट जिहाद वाली चर्चा सुनी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त नया नाम ट्रेंड कर रहा है और वो है जिम जिहाद। आपने बिल्कुल सही सुना, जिम जिहाद, जिसे लेकर इस वक्त मध्य प्रदेश के कई शहरों का तापमान मौसम के तापमान से ज्यादा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इस कथित जिम जिहाद वाले कलेश में बड़ी गर्मी है। असल में इस वक्त भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में हिंदू संगठन बहुत गुस्से में हैं और उनकी मांग यह है कि शहर के सभी जिम से अभी के अभी मुस्लिम ट्रेनर्स को हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने जिम के संचालकों को चेतावनी भी दे दी है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस आग में अब सियासी बयान घी का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अब हिंदू मुस्लिम वाला यह नया कलेश अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। और इसी पर हमने आज अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। पहले समझिए, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में कथित जिम जिहाद वाला नया बवाल क्या है। यहाँ बजरंग दल समेत कुछ हिंदू संगठनों ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर के जिम में किसी मुस्लिम धर्म के शख्स को ट्रेनर रखने का विरोध किया जा रहा है। खुद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिम में जाकर ये चेक कर रहे हैं कि कहां कौन सा मुस्लिम जिम ट्रेनर काम कर रहा है। हिंदू संगठनों की मांग ये है कि जिम में जाने वाली महिलाओं के लिए सिर्फ महिला ट्रेनर रखी जाए। और इस पूरे बवाल के लिए बजरंग दल के लोगों की थ्योरी लव जिहाद से जुड़ी हुई है, जिनका आरोप यह है कि जिम में ट्रेनिंग के नाम पर लव जिहाद का खेल चल रहा है और ये तुरंत बंद होना चाहिए। आज सुबह भी बजरंग दल के कार्यकर्ता अयोध्या नगर क्षेत्र में एक जिम में पहुंच गए और फिर वहां क्या हुआ, पहले उसका एक वीडियो रील देखिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
लड़की के लिए खास तौर से जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमान लड़का है, ठीक है, जानकारी जुटाई ये मुसलमान लड़के हैं, अब्दुल, ये मतलब लड़कियां हिंदू हैं और लड़के मियां हैं। आप बताइए, आप अपना मुझे दिक्कत होगी किस तरीके से आप पूछेंगे? अरे अरे नाम बताने में क्या दिक्कत है? सलमान है ट्रेनर है ना? हाँ, ये फ्रीलांसिंग करते, ट्रेनर नहीं हमारे यहाँ, ये आता है मेंबर को लेके वर्कआउट कराता चला, ट्रेनिंग नहीं लेता हमारे। इसके आपने इसके आधार कार्ड नहीं है सब यहाँ जमा है? इनके बहुत सालों से कर रहे हैं लोग, ट्रेनिंग करते हैं ही नहीं। एरोबिक्स क्या नाम है इसका? इमरान नाम, इसका भी आधार कार्ड जमा है? सबकी जमा है। लेकिन मध्य प्रदेश में शुरू हुए कथित जिम जिहाद की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हाल ही में बजरंग दल के कार्यकर्ता अयोध्या नगर इलाके के जिम में मुस्लिम ट्रेनर के बारे में पूछताछ करने पहुंचे थे। वहां पहुंची पुलिस भी थी, जिससे बवाल न हो, लेकिन वहां सब इंस्पेक्टर शर्मा के बयान से विवाद और बढ़ गया, जिन्होंने खुलेआम जिम संचालक को मुस्लिम ट्रेनर्स न रखने की नसीहत दे डाली। वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। वो वीडियो भी देखिए। जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा, ना ट्रेनिंग ले आएगा, मैंने आपको ये बता दिया। जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा, ना ट्रेनिंग ले आएगा, मैंने आपको ये बता दिया। जब मध्य प्रदेश में कथित जिम जिहाद वाला ये मामला नेताओं के रडार पर आया तो फिर उन्होंने भी जबरदस्त जुबानी फायर करने शुरू कर दिए। पहला जुबानी मिसाइल भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने चलाई। उन्होंने कहा कि भोपाल के जिम ट्रेनर्स की सूची तैयार की गई है और उन्होंने भी जिम से मुस्लिम ट्रेनर्स को निकालने की मांग का समर्थन किया। जवाबी हमला कांग्रेस की तरफ से भी हुआ। इस पर भी हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मुसलमान लड़का है, ठीक है, ये मुसलमान लड़के हैं, अब्दुल, ये मतलब लड़कियां हिंदू हैं और लड़के मियां हैं। भोपाल में जिम लव जिहाद का अड्डा बना हुआ है। हमारी बहनों को, हिंदू बहनों को नाम बदलकर ट्रेनिंग दी जा रही है। नाम बदलकर ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ भाई? हम प्रशासन से इसलिए मांग कर रहे हैं कि इन जिम जो लव जिहाद के अड्डे बने हैं, इनकी जांच करके इनकी सूचीबद्ध तरीके से इनकी जांच की जाए और जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनको जेल में डालने का काम शासन प्रशासन करे। 90% आपके हिंदू समुदाय की बहनें हैं, तो आपको उनको सिखाने के लिए महिला ट्रेनर क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा एक विषय बनता है। इस विषय की पूर्ण रूप से पुष्टि होनी चाहिए। सरकार इस चीज़ को मुहिम नहीं करेगी तो संगठन कटिबद्ध है और किसी भी प्रकार की भोपाल की बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे। आप बताइए, आप अपना मुझे दिक्कत होगी किस तरीके से आप पूछेंगे? अरे नाम बताने में क्या दिक्कत है? जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया, किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये चलने वाला नहीं है, कानून अपना काम करेगा, कानून कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई करे। कौन मना कर रहा है? जिम की ट्रेनिंग का करना अपराध है, जिम खोलना अपराध है। पहले वो ये तो बताएं कि जिम खोलना अपराध है क्या? तो ये तो आने वाला का प्रश्न है कि वो ना जाए। कहीं भी कुछ उठाया, बोलना शुरू कर दिया, जो समझ में आया। मेरे आपके जरिए सलाह है उनको, सांसद हैं, गरिमा बनाकर रखे, मजाक ना बनाए। हिंदू माता पिता का रोल है, वो ध्यान रखें कि उनकी बेटी किस जिम में जा रही है और कौन ट्रेनर है। अगर जिम में जाना है तो खुद के बहन भाई के प्रशिक्षण में जाइए, अपराधियों के साथ खिलौने मत बनिए, वरना यही तुम्हारा वीडियो बनाकर कल ब्लैकमेल करेंगे और यही तुमका शारीरिक शोषण कराएंगे। महिलाओं के लिए महिला होनी चाहिए और महिला वो क्या नाम, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। तो ये कहना कि साहब सिर्फ मुसलमान नहीं होने चाहिए, ये बड़ी अजीब सी बात है।
और सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां की सत्ता में राजनीति से ज्यादा मात्रा आतंक नीति की है। ये आरोप बांग्लादेश के नेता और बांग्लादेश के लोग ही लगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश में एक के बाद एक लिए जा रहे ऐसे फैसले जिसमें आतंकियों को जेल से रिहा किया जा रहा है, आतंकियों से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, खूंखार आतंकियों को नफरती भाषण देने का लाइसेंस दिया जा रहा है और तो और चुनाव लड़ने के अधिकार दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहे इस खेल को आप 1971 वाले नरसंहार के मुजरिम अजहरुल इस्लाम की तस्वीर के साथ बखूबी समझ सकते हैं, जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए कानूनी आज़ादी दी जा रही है। उसकी पार्टी जमात इस्लामी पर असीम इनायत की जा रही है। बांग्लादेश से सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार ने कई आतंक प्रेम वाले फैसले लिए थे। इन फैसलों में एक फैसला ये भी था कि उन्होंने जमात इस्लामी पार्टी पर लगा बैन हटा दिया था। शेख हसीना की सरकार ने कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी पर बैन लगाया था। मोहम्मद यूनुस ने कुर्सी संभालते ही असीम इनायत दिखाते हुए जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया। अब जमात इस्लामी पर बांग्लादेश की अदालत की इनायत हो रही है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनावी पंजीकरण को फिर से दर्ज किए जाने का आदेश दिया। जमात की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि दोबारा पंजीकरण कर जमात इस्लामी को चुनाव चिन्ह भी दिया जाए। आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में 2013 में जमात के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा था। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि जमात इस्लामी का चुनाव चिन्ह तराजू रहा है। अब चुनाव चिन्ह क्या होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है। वैसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर आगे होने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। मोहम्मद यूनुस पर पहले से ही चुनाव को लेकर भारी दबाव है। अपनी सत्ता को सदा के लिए बरकरार रखने के लिए वो लोकतंत्र को लॉक कर चुनाव टालने की नीति बनाते रहे हैं, लेकिन यहाँ तो चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टी उनके पसंद की है, चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार उनकी पसंद के हैं। वैसे बांग्लादेश जमात वाली सोच और विचार के साथ पाकिस्तान वाली राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सवाल यही है कि अगर किसी देश में आतंकी चुनाव लड़ने लगे, नरसंहार के मुजरिम जेल से बाइज्जत बरी होकर वोट मांगने लगे, तो उस देश का भविष्य कैसा होगा, उस देश की सत्ता कैसी होगी, उस देश के विधायक, सांसद, मंत्री कैसे होंगे, उस देश की नीति कैसी होगी। ये नेता किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, ये नेता जनता को क्या भरोसा देंगे। जमात इस्लामी के इतिहास और कारनामे के आधार पर आपको ये बताते हैं कि क्या हो सकता है। अल-कायदा, ISIS और जैश जैसे आतंकी संगठन राजनीतिक पार्टी बन जाएंगे। हाफिज सईद और मसूद जैसे आतंकी चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। अल-कायदा, ISIS, जैश जैसे संगठन मिलकर गठबंधन की सरकार चलाएंगे। आतंक वाली सरकार बनने के बाद आतंक का विशेष मंत्रालय भी बन सकता है। फिर आतंकवाद के लिए सरकारी पैकेज जारी होंगे, आतंकियों के लिए नई नई योजनाएं शुरू होंगी, आतंक के नए नए ट्रेनिंग सेंटर के लिए सरकारी फंड जारी होगा, आतंकियों से नई परियोजनाओं के उद्घाटन करवाए जाएंगे। संविधान में राष्ट्रवाद की जगह आतंकवाद को रखने की सिफारिश होगी। अगर आप बांग्लादेश के हालात को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बांग्लादेश कहां जा रहा है, बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसी पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जा रही है। वहीं शेख हसीना की पार्टी पर रोक लगाई गई है। भले ही बांग्लादेश की जनता के मन में कुछ भी हो, वहां की सत्ता, वहां की पुलिस, वहां की अदालत की लिस्ट में सबसे ऊपर खूंखार आतंकी हैं। आम लोगों की आवाज को दबाकर आतंकियों को प्राथमिकता दी जा रही है और कट्टरपंथियों के दम पर कुर्सी पर बैठने वाले मोहम्मद यूनुस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर मौन सहमति दे रहे हैं। जब बांग्लादेश में बात वहां तक पहुंच चुकी है तो आज आपको जमात इस्लामी के इतिहास को भी जानना चाहिए। ये वही संगठन है जिसने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के समय अपने लोगों की जगह पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके रजाकारों ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर बांग्लादेश के लोगों और हिंदुओं की हत्याएं, रेप और नरसंहार में हिस्सा लिया था। यही वजह है कि जमात इस्लामी पर 1971 के बाद बैन लगा दिया गया था। ये वही इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जिसने जुलाई 2024 के बाद शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ हिंसा की थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों की हत्या की गई, हिंदुओं की हत्या की गई। और अब रूस यूक्रेन की युद्ध वाली सत्ता की बात करते हैं, जिसमें 3 वर्ष 3 महीने और 9 दिन के बाद कल कमजोर यूक्रेन ने शक्तिशाली रूस पर ऐसा ताकतवर हमला किया जिसकी कल्पना ना तो रूस ने की थी और ना ही दुनिया के किसी और देश ने की होगी।
जिस यूक्रेन को दुनिया भर की ताकतें रूस के सामने समर्पण करने की सलाह दे रही थी, उसने महज कुछ घंटों में रूस के 5 एयरबेस और 40 बॉम्बर तबाह कर दिए और इस तबाही को नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए बम, बारूद और धमाकों की आवाज से अलग सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाली एक कुंजी तैयार की, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कमजोर यूक्रेन ने ताकतवर रूस को कैसे सकते में डाल दिया। लेकिन सबसे पहले समझिए कि इस हमले में क्या क्या हुआ। अब आप कुछ वीडियोस देखिए। ये वीडियोस आपको रूस पर यूक्रेन के हमले की वास्तविक स्थिति बताएंगे। कल दिन में अचानक रूस ने अलग अलग जगह पर खड़े ट्रकों से कुछ ड्रोन निकले और आसमान में उड़ने लगे। कुछ देर हवा में रहने के बाद ये ड्रोन रूस के एयरबेस और बॉम्बर के करीब पहुंचे और टारगेट लॉक करके हट गए। ड्रोन वॉर में अब तक ये देखा जा रहा था कि दुश्मन देश अपनी सीमा से ड्रोन अटैक करता था, लेकिन यूक्रेन ने रूस के अंदर से रूस पर ड्रोन अटैक किया, जिसमें 5 एयरबेस और 40 से अधिक बम वर्षक विमानों को तबाह करने का दावा किया गया। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। इन हमलों में रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ है। रूस ने अपने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमलों की पुष्टि की है और इसे आतंकी हरकत बताया है। अब सवाल यह है कि कमजोर यूक्रेन के लिए रूस की वायुसेना पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर पाना कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के कारण। इस मिशन की निगरानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद कर रहे थे, जबकि SBU यानी सिक्योरिटी सर्विस यूनिट के चीफ यासिल मलियुक इसमें खुद सक्रिय रूप से शामिल थे। दावा यह है कि यूक्रेन में 18 महीने पहले रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का प्लान बनाया। इस प्लान में तय किया गया कि छोटे छोटे ड्रोन के जरिए रूस के एयरबेस पर हमला किया जाए। हमले के लिए सबसे पहले FPV ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और कामिकाज़े ड्रोन का सिलेक्शन किया गया। इन छोटे छोटे ड्रोन को लकड़ी के मोबाइल केबिन में ऐसे फिट किया गया कि किसी को पता ना चले। इसके बाद इन ड्रोन को स्मगलिंग के जरिए रूस पहुंचाया गया। स्मगलिंग के लिए मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट का इस्तेमाल हुआ। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद इन ट्रकों को अलग अलग 4 एयरबेस के पास खड़ा किया गया। इन एयरबेस के पास से इन ड्रोन को रिमोटली लॉन्च किया गया। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गईं और कामिकाज़ी ड्रोन सीधे रूसी बम वर्षक विमानों के ऊपर गिरे और धमाका करने लगे। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक पूरी दुनिया में आज तक ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं है। रूस समेत दुनिया के बड़े देश शॉक में हैं, जबकि यूक्रेन प्रसन्न है और इसे वो अपनी बड़ी जीत बता रहा है। एक बार सुनिए इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन ने जिन बम वर्षकों पर हमला किया है वो लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम थे। रूस के पास ये सिर्फ 120 बॉम्बर्स हैं, जिनमें से यूक्रेन ने एक ही झटके में 40 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। मिसाइल अटैक की क्षमता वाले जिन रणनीतिक बॉम्बर्स को तबाह किया गया है उनके नाम हैं Tu-95, Tu-22, Tu-160। एक वायरल वीडियो में ड्रोन को Tu-95 फाइटर जेट को तबाह करते हुए दिखाया गया है। करीब 40,000 रुपए की कीमत वाला FPV ड्रोन विमान के पास रुकता है और उसके टैंक को निशाना बनाता है। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक रूस के पास 2025 में लगभग 40 Tu-95 फाइटर जेट्स हैं। इनमें 4 इंजन हैं और ये बहुत ज़्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है इसे आप ऐसे समझिए कि Tu-95 4 इंजन वाला बम वर्षक होने के साथ साथ मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म भी है। इसे परमाणु हथियार ले जाने के लिए बनाया गया है। लंबी दूरी के मिशन के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये एक बार में अमेरिका तक उड़ान भरने में सक्षम है, यानी अमेरिका भी पहुंच से दूर नहीं है। इसी तरह से Tu-22 भी हाई स्पीड मिसाइल ले जाने में सक्षम है। 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसकी। सिर्फ अमेरिका और फ्रांस के पास इसे रोकने की क्षमता है। पेट्रियट और SAM-T ही इसे रोक सकते हैं, जबकि Tu-160 सबसे आधुनिक रणनीतिक बम वर्षक है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल जेट है। 15 क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है और 1987 से रूस की एयरफोर्स में शामिल है।
सवाल लेकिन ये भी उठ रहे हैं कि रूस इन ड्रोन हमलों को नाकाम क्यों नहीं कर पाया। दरअसल रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फॉरवर्ड लाइन पर तैनात किया है, जो यूक्रेनी मिसाइल और डायरेक्ट ड्रोन अटैक पर नाकाम करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन कल के हमले में यूक्रेन ने रूस के अंदर से रूस पर हमला किया। जिन जगहों पर हमला हुआ, रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन जगहों पर यूक्रेन हमला कर सकता है। इसलिए उन जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं था। इसे आप ऐसे समझिए कि यूक्रेन ने रूस में 4,300 किलोमीटर अंदर बेलाया एयरबेस पर अटैक किया। इस तरह 3,674 किलोमीटर अंदर ओलेनिया एयरबेस, 2,161 किलोमीटर अंदर इवानोवो एयरबेस और 2,000 किलोमीटर अंदर इवानोवो एयरबेस के अलावा 6,000 किलोमीटर अंदर अमूर एयरबेस पर भी हमला किया। यानी सारे हमले 2,000 किलोमीटर से 6,000 किलोमीटर अंदर हुए रूस की सीमा के। Don't forget, it was not that drones were sent all the way from Ukraine, because it covered 5 time zones in Russia, starting from Siberia. So what they did was that through the surface route, through trucks and otherwise, they were able to send these drones. Obviously it would have taken a long time, days and days. And then, of course, the detonation mechanism worked. The drones attack by Ukraine on Russia deep inside, Siberia, Irkutsk is around 4,000 kilometers, such far away, is truly an exercise in exceptional military strategy, I would say. So it's the logistics of this exercise which I think is a huge spectacle. And actually I could even compare it to what Israel did with the pager attacks on Hezbollah. इस हमले से पहले तक यूक्रेन ने रूस में इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाई थी। अगर रूस पर यूक्रेन के हमलों की बात करें तो यूक्रेन अब तक काला सागर में रूस के प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा को डुबोने, 2022 में कर्च ब्रिज को तबाह करने और उसी साल सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर मिसाइल हमले को बड़ी कामयाबी बताता रहा है। यूक्रेन का यह हमला ये दिखाता है कि अब छोटे और अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले देश भी बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती दे सकते हैं, वो भी उनके खुद के इलाके में। तकनीक ने युद्ध को बराबरी के स्तर पर ला दिया है। अब तक युद्ध में आमतौर पर मोर्चे पर फोकस होता था, लेकिन इस तरह का हमला शत्रु के बेस, लॉजिस्टिक्स, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। ये रणनीति शत्रु की सप्लाई और कमांड सिस्टम को जड़ से कमजोर करती है। रूस जैसी सैन्य ताकतों के लिए यह हमला एक झटका है, क्योंकि ये उनकी एयर डिफेंस प्रणाली और रणनीतिक तैयारियों को नाकाम करता हुआ दिखा। इससे उनकी परंपरागत एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे हमले में यूक्रेन ने बिना किसी पायलट को खतरे में डाले गहरा नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि अब युद्ध में इंसान की जगह एआई और रोबोटिक सिस्टम को प्राथमिकता मिल रही है। यूक्रेन का यह ड्रोन हमला न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि ये भविष्य के युद्ध की एक झलक भी है। यह हमला ये दिखाता है कि अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीति का खेल बन चुका है। ये एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले वर्षों में युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकता है। हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के बीच तो संघर्ष हुआ, उसमें एक बात काफी नोटिस की गई थी। पाकिस्तान ने ड्रोन के झुंड के जरिए हमले किए और भारत ने इसे नाकाम कर दिया। भारत इन हमलों को नाकाम करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने भी ड्रोन पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को दक्षिण एशिया का पहला ड्रोन युद्ध कहा जा सकता है। इसमें दोनों देशों ने ड्रोन हमले किए, लेकिन भारत का अटैक ज्यादा कारगर रहा। डीआरडीओ के रुस्तम 2, तापस और कैट्स वॉरियर ड्रोन रक्षा, निगरानी और युद्ध के लिए बहुत प्रभावी हैं। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर रेंज में 65 ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। 30 किलोवाट का लेजर हथियार और इंद्रजाल डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास हैं। S-400 और आकाश तीर भारत के मजबूत एयर डिफेंस की रीढ़ है। एआई से लैस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है। 2030 तक ड्रोन हब बनाने की नीति पर काम कर रहा है भारत। इसमें DGCA की तरफ से प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी होगा, यानी इसे आप युद्ध का ड्रोन काल भी कह सकते हैं। लेकिन विजय और पराजय दोनों का अपना अपना इमोशन होता है। जीत और हार दोनों ही जीवन के जरूरी हिस्से हैं। जीत में उल्लास होता है और हार में निराशा, लेकिन इन दोनों भावनाओं पर नियंत्रण ही असली ताकत है। कई बार भावनाएं संयम की कटीली तार को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं।
अब जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश शतरंज का एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जीतते हुए दिख रहे हैं। उनके सामने मैग्नस कार्लसन थे। कार्लसन दुनिया के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी हैं। गुकेश की क्लासिकल चेस में कार्लसन के खिलाफ ये पहली जीत है। ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी बल्कि संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण की भी जीत थी। इस मैच में एक तरफ कार्लसन काफ़ी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन जब टाइम का प्रेशर आया तो उनसे एक गलती हुई और वो हार गए, जबकि गुकेश ने कठिन परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से अपनी चाल चली और विजयी हुए। हार के बाद कार्लसन ने अपना नियंत्रण खो दिया। वो टेबल पर मुक्का मार रहे थे, जबकि जीतने के बाद भी गुकेश का व्यवहार देखिए, ना कोई उन्माद, ना कोई घमंड, चेहरे पर वही संतुलन, वही गरिमा। भारत की परंपरा भी यही सिखाती है कि विजय को विनम्रता से संभालना ही सच्ची जीत है। भारत की जो परंपरा है उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि विजेता को अभिमानी नहीं होना चाहिए। घमंड बड़ी से बड़ी विजय को बदसूरत बना देता है। गुकेश का धैर्य देखिए कि जीतने के बाद तक उनकी भावनाएं, उनकी बेचैनी, सब कुछ उनके नियंत्रण में रहा। मात्र 19 वर्ष की उम्र में खुद पर ऐसा नियंत्रण, ऐसा संयम कम ही देखने को मिलता है। भारत के युवा गुकेश से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज के दौर में जहां कुछ युवा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को जीवन का पैमाना मान लेते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कम होने पर आत्महत्या कर लेते हैं, या थोड़ी सी सफलता और फॉलोअर्स मिलने पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, वहां गुकेश जैसे उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि असली मूल्य आत्मनियंत्रण, मेहनत और धैर्य में है। उनका आचरण हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो या तो असफलता से टूट जाता है या सफलता में खुद को खो बैठता है। गुकेश की जीत से कहीं ज्यादा एक जीवन मंत्र है। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों न्यूज़ मित्रों से जुड़ी है। ये वो न्यूज़ मित्र हैं जो 8 से 10 मिनट में सामान की डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, लेकिन इसमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आप सब भी 10 मिनट में डिलीवरी वाली किसी ऐप से सामान मंगाते हैं तो ये चिंताजनक खबर आपको देखनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई में इसे लेकर एक तरह का अलार्म बजा है, जिसे ध्यान से आप भी सुनिएगा। मुंबई में 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाली ऐसी एक बड़ी कंपनी पर बड़ा एक्शन हुआ है, और इस ऐप का इस्तेमाल आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र ज़रूर करते होंगे, जिसका नाम है ज़ेप्टो। खबर यह है कि मुंबई में ज़ेप्टो स्टोर की एक यूनिट में फफूंद लगे और एक्सपायरी डेट के सामान मिले हैं, जिसके बाद धारावी में ज़ेप्टो के फूड वेयरहाउस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। और ये कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की ओर से की गई है। दावा यह है कि धारावी में ज़ेप्टो की फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 2 दिन तक चली रेड के बाद स्टोर में रखे कई खाद्य पदार्थों में मिली खामियां, और FDA का कहना यह है कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और नियमों के अलावा मानकों की अनदेखी करने के लिए ज़ेप्टो के स्टोर पर यह एक्शन किया जा रहा है। हालांकि FDA ने यह भी बताया है कि इसके अलावा ज़ेप्टो की किसी भी यूनिट का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और उसे 15 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है। लेकिन मुंबई में आई इस खबर ने देश के करोड़ों ऐसे यूजर्स के लिए एक चिंता का सायरन जरूर बजा दिया है, जो 10 मिनट डिलीवरी वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि FDA ने मुंबई के धारावी में ज़ेप्टो की जिस स्टोर पर रेड की थी, वहां उसे क्या क्या खामियां मिली और उसका लाइसेंस क्यों सस्पेंड किया गया। FDA ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पहली बड़ी बात यह कि जांच के दौरान कई खाद्य पदार्थों में फफूंद लगा हुआ मिला। दूसरी बड़ी वजह यह कि उत्पादों को रखने के में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था। लाइसेंस सस्पेंड किए जाने की तीसरी वजह यह कि कोल्ड स्टोरेज का तापमान तय मानकों के अनुसार नहीं था, और इसके अलावा स्टोर में खाद्य पदार्थों का अव्यवस्थित भंडारण किया गया था। वैसे महाराष्ट्र में FDA की इस कार्रवाई के बाद ज़ेप्टो का आधिकारिक बयान क्या है वो भी आइए आपको सुनना चाहिए। ज़ेप्टो के प्रवक्ता के अनुसार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहले ही आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है। चिन्हित खामियों को सुधारने और अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ज़ेप्टो। ज़ेप्टो इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान किए जा सके। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नियामक दायित्वों और लागू कानूनों के अनुरूप जल्द से जल्द संचालन फिर से शुरू किया जा सके।